गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपका एमए फाइनल की कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। एमए फाइनल में जिस प्रकार से आपके एमए प्रीवियस में आपने 4 पेपर पढ़े और आपके एमए फाइनल में इस वर्ष 5 पेपर और हैं, इस प्रकार एमए में कुल 9 पेपर होते हैं। एमए प्रीवियस में आपने 4 पेपर पढ़े हैं और अब एमए फाइनल में आपके 5 पेपर हैं। तो देखिए, एमए फाइनल में आपका 5वां पेपर है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और मैं आपको जो है आज उसी पेपर के बारे में आपकी क्लास लूंगा। तो देखिए, एमए फाइनल में एमए फाइनल एमए उत्तरार्ध में आपका 5th पेपर है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति। एवं तुलनात्मक राजनीति। देखिए, आपके 5वें पेपर का नाम मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति। तो इसमें हम थियरी के बारे में पढ़ेंगे और तुलनात्मक राजनीति में हम जो है आपका जो आईजीपी का पोर्शंस है उसमें से भी कुछ चीजें इसमें आपके सिलेबस में हैं। तो आपके फर्स्ट यूनिट में जो है जिस प्रकार से आपको पता है कि आपका सिलेबस 3 यूनिट्स में डिवाइड रहता है, तो आपके फर्स्ट यूनिट में जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत की अभिनव प्रवृत्तियां। राजनीतिक सिद्धांत अभिनव प्रवृत्तियां परंपरागत से आधुनिक की ओर प्रयाण। तो देखिए, आपका 5वां पेपर कंपलसरी है, क्योंकि आपके जो है अभी हम कंपलसरी पेपर ही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके ऑप्शनल पेपर के बारे में पता नहीं है। क्योंकि जब आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे उसमें आप लोग अपने सब्जेक्ट चूज करेंगे, तो अभी आपके कंपलसरी पेपर ही जो है वही पढ़ाएंगे। तो आपका 5वां पेपर कंपलसरी पेपर है जो सभी को जो है उसकी परीक्षा देनी है। तो इसमें आपका 5वां पेपर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति है। तो आज में फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है आपका राजनीतिक सिद्धांत की अभिनव प्रवृत्तियां परंपरागत से आधुनिक की ओर। तो देखिए, ये आपने जो है बीए फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट पेपर था राजनीति विज्ञान के मूल आधार। उसमें आपका फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक यही था मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। यदि आप लोग भूल गए हो तो मैं वापस से आपको याद दिलाता हूं कि बीए फर्स्ट ईयर में आपका पहला टॉपिक यही था परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो एमए फाइनल में
आपका वही टॉपिक है जो बीए फर्स्ट ईयर में आपकी फर्स्ट यूनिट में जो आपका फर्स्ट टॉपिक था। तो देखिए थियरी में सिद्धांत की बात करते हैं तो वही जो है आपके उसमें कई चीजें आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट पेपर में थी उसमें है, जैसे राजनीतिक विकास है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, राजनीतिक व्यवस्था है, और उसमें और कई चीजें हैं जैसे आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है जो आपके फर्स्ट ईयर में था। तो थ्योरी में वही चीजें हैं, लेकिन अब इसमें आपको थोड़ा विस्तृत और व्यापक रूप में इसका अध्ययन करना है, क्योंकि आपका जो स्तर है वो एमए का है, बीए का स्तर नहीं है। तो बीए के स्तर से और एमए में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन चीजें वही रहती हैं। तो आपको थोड़ा उसमें और अधिक व्यापक रूप से विस्तृत रूप से अध्ययन जो है इन कक्षाओं में आपका होगा। तो देखिए आपका पहला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत की अभिनव प्रवृत्तियां परंपरागत से आधुनिक की ओर प्रयाण। तो हम परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम राजनीति विज्ञान को जो है अध्ययन की दृष्टि से उसे हम दो भागों में बांटते हैं। तो देखिए राजनीति विज्ञान को हम अध्ययन की दृष्टि से राजनीति विज्ञान को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। पहला है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, पहला है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, और दूसरा है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए अध्ययन की दृष्टि से हम राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। पहला है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण अर्थात ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, इसका जो है मतलब है मॉडर्न अप्रोच। तो देखिए हमने राजनीति विज्ञान को इसका अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए, इसका अध्ययन बिल्कुल स्पष्ट रूप से करने के लिए, सहजता के लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में हम किन किन विषयों को शामिल करते हैं और ये क्या है। तो देखिए हम सबसे पहले राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ेंगे कि ये क्या है, उसके बाद में हम राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण।
पहले हम लेते हैं देखिए राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। उसके बाद हम लेंगे आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में हम सबसे पहले जब हम इसके काल विभाजन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका समय कब का है। तो देखिए दूसरे महायुद्ध से पहले द्वितीय महायुद्ध से पूर्व का समय अर्थात 1945 से पहले का समय, 1945 से पहले का जो समय है वो हम मानते हैं परंपरागत दृष्टिकोण है। तो एक परंपरागत दृष्टिकोण, जब दूसरा महायुद्ध आपको पता है, पहला महायुद्ध 1914 से 1918 तक चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945, 1939 से 1945 तक चला। तो दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद में राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन ने जो है अपना व्यवस्था सिद्धांत दिया और उस व्यवस्था सिद्धांत के द्वारा राजनीति विज्ञान में एक नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। तो देखिए आधुनिक दृष्टिकोण जो है 1945 के बाद का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात हम करते हैं कि 1945 के बाद का समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टॉप हो गया था तो उसके बाद में हम देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण का समय दूसरे महायुद्ध के बाद का समय है, जबकि दूसरे महायुद्ध से पहले का समय जो है वो परंपरागत दृष्टिकोण का है, जिसमें अध्ययन जो है परंपरागत तरीके से चला आ रहा था और उसमें राजनीति विज्ञान का स्वरूप जो है बहुत ही पुराने तरीके से किया जा रहा था। अध्ययन में पुरानी अध्ययन पद्धतियां थी, पुरानी ही अध्ययन का विषय क्षेत्र था और अध्ययन में नई तकनीकों का समावेश नहीं किया गया था, क्योंकि जब डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत दिया और व्यवस्था सिद्धांत के बाद में व्यवहारवादी क्रांति हुई और व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में एक नए दृष्टिकोण का जो है पदार्पण किया, एक नए दृष्टिकोण को स्थापित किया, उसे हम कहते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो 1945 से पहले का समय है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण 1945 के बाद का समय है, उसे हम आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। तो देखिए परंपरागत दृष्टिकोण में हम ये मानते हैं कि ये जो है इसमें हम केवल राज्य सरकार, राजनीतिक दल, राज्य सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह अर्थात औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन, औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं। अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें हम राज्य सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह अर्थात केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन ही हम इसमें करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के केवल राजनीतिक जीवन का अध्ययन ही हम इसमें शामिल करते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण में हम व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को ही शामिल करते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में, मॉडर्न अप्रोच में हम व्यक्ति के जीवन के विभिन्न आयाम हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उसके मानव के
जो राजनीतिक व्यवहार है, उस राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जितने भी घटक हैं, जितने भी कारक हैं, उन सबका अध्ययन जो है हम आधुनिक दृष्टिकोण में करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जब हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण का जो विषय क्षेत्र है बहुत ही संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का जो विषय क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। तो देखिए इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण जो है संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र क्या है, बहुत ही व्यापक है। क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण में हम केवल राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से संबंधित घटनाओं को इसमें शामिल करते हैं, जबकि हम आधुनिक दृष्टिकोण में औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन भी इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को उसमें प्रमुख अध्ययन की इकाई माना जाता है, प्रमुख अध्ययन का केंद्र माना जाता है, और मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उन सभी कारकों का अध्ययन हम उसमें करते हैं। तो देखिए इस प्रकार मानव के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित जितने भी कारक हैं उन सभी को उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन हम आधुनिक दृष्टिकोण में करते हैं, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में हम केवल राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, केवल औपचारिक संस्थाओं को ही हम इसके अध्ययन में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम दोनों दृष्टिकोणों की तुलना करते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण की और आधुनिक दृष्टिकोण की, तो हम ये देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र तो क्या है, बहुत ही संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र क्या है, बहुत ही व्यापक है। तो देखिए इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण का हमने केवल अध्ययन में, इसके विषय क्षेत्र में केवल औपचारिक संस्थाओं को ही शामिल किया। अब हम बात करते हैं अध्ययन पद्धतियों की। तो देखिए इसमें हम परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन की पुरानी पद्धतियां, अध्ययन की पुरानी पद्धतियां विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक, अध्ययन की पुरानी पद्धतियां विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक आदि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन की जो पुरानी पद्धतियां हैं उन्हीं पुरानी पद्धतियों पर बल दिया जाता है। विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक जो पुरानी अध्ययन की पद्धतियां हैं वही इसमें जो है शामिल होती हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में नई पद्धतियों को शामिल किया जाता है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित होती हैं, क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करना, कि राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से जो है अधिक से अधिक उसमें नई तकनीकों का समावेश किया जाए, जिससे कि वो विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच सके और उसमें वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जा सके। तो आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां जो हैं आनुभविक हैं, वैज्ञानिक हैं और सर्वेक्षण पर आधारित है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो नई अध्ययन पद्धतियां हैं जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां पुरानी हैं, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक आदि पुरानी जो आउटडेटेड हो गई हैं अध्ययन की पद्धतियां, उन्हीं पर जो है इसमें बल दिया जाता है। देखिए इस प्रकार राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो परंपरागत दृष्टिकोण में हम इसके अध्ययन में विषय क्षेत्र में केवल राज्य सरकार को ही शामिल करते हैं और अध्ययन की जो पुरानी पद्धतियां हैं वो ही जो है इसमें शामिल की जाती हैं। अध्ययन की नई पद्धतियों पर इसमें बल नहीं दिया जाता है। अध्ययन की पुरानी पद्धतियां विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक आदि का ही इसमें
प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से राजनीति जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें हम ऐतिहासिक और दार्शनिक तार्किक, इसमें हम देख सकते हैं कि ऐतिहासिक दार्शनिक व तार्किक अध्ययन पद्धतियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन की पुरानी पद्धतियां प्रयोग में ली जाती हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में नई अध्ययन पद्धतियों को हम जो है शामिल करते हैं। उसमें प्रमुख उद्देश्य अध्ययन को विशुद्ध रूप से विज्ञान बनाना है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के जो प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। आपके ये प्रश्न आता है परीक्षा में 2 नंबर का, कई बार पूछ लिया जाता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के कोई प्रमुख 2 विचारक बताइए, कई बार पूछ लिया जाता है कि आधुनिक दृष्टिकोण के कोई 2 विचारक बताइए। तो देखिए प्लेटो, अरस्तु, सुकरात प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, लॉक, रूसो, कांट, ग्रीन, हीगल आदि परंपरागत दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हैं। तो देखिए राजनीति विज्ञान का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें राज्य को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि राज्य जो है सभी संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था है, सर्वोपरि संस्था है। और प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, रूसो, कांट, ग्रीन, हीगल जो आदि जो विचारक है इन्होंने राजकीय सत्ता को सर्वोच्च संस्था माना है। तो इसलिए इन्हें हम इस श्रेणी में रखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में केवल इसका जो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है राज्य और सरकार है। जैसे कि प्रसिद्ध विचारक गार्डनर की परिभाषा आपने सुनी होगी। गार्डनर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो इसलिए इन विचारकों ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है और ये बताया कि राज्य व्यक्ति के लिए अनिवार्य संस्था है और व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो देखिए इस प्रकार से इन विचारकों ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है, क्योंकि राज्य सभी संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोच्च है। तो इसलिए इन विचारकों ने राजकीय सत्ता को सर्वप्रमुख माना है और ये माना है कि राज्य सर्वोच्च शक्ति से युक्त है। इसलिए राजकीय आदेशों का पालन करना जो है नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि नागरिक
राजकीय आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो राज्य शक्ति सर्वोच्च है, इसलिए उन्हें दंड की शक्ति से उन्हें सजा दे सकती है, क्योंकि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है जिसके पास में दंड शक्ति है। इसलिए राजकीय आदेशों का पालन करना नागरिकों का परम कर्तव्य है और नागरिकों के लिए ये बहुत ही बाध्य है कि वो राज्य के कानूनों का पालन करें। इसलिए इन विचारकों को हम परंपरागत श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इन्होंने राज्य को श्रेष्ठ और सर्वोच्च संस्था माना है कि राज्य सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है और श्रेष्ठ है। देखिए, इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण में हमने देखा कि परंपरागत दृष्टिकोण में हम राज्य सरकार इस तरह से केवल औपचारिक संस्थाओं को हम शामिल करते हैं और इसमें अध्ययन की पुरानी पद्धतियां का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र जो है संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है, व्यापक है।